नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज तिकारी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रेकिंग बैड का दूसरा सीज़न। मगर मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पहला सीज़न ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें। मैंने अपलोड करके ज़रूर रखा है और साथ ही मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने पहला सीज़न ना देखा हो तो हो सकता है कि आपको इस स्टोरी को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप पहला सीज़न ज़रूर देख लें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं दूसरे सीज़न को एक्सप्लेन करना। तो दूसरे सीज़न में हम शुरुआत करते हैं जहाँ से पिछला सीज़न ख़त्म हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो टूको होता है ड्रग डीलर, उसकी अपने असिस्टेंट के साथ कहासुनी हो जाती है और मारधार में उसकी मौत हो जाती है असिस्टेंट की। तो उस असिस्टेंट की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो टूको होता है वो अपने दूसरे आदमी को भेजता है, जिससे कि वो डेड बॉडी को ठिकाने लगा सके। मगर यहाँ पे होता ये है कि जो दूसरा असिस्टेंट होता है उसके ऊपर एक लोहे की कार गिर जाती है कबाड़ खाने में से। तो लोहे की कार गिरने से वो जो दूसरा असिस्टेंट होता है वो भी मारा जाता है वहाँ पे। मगर इस चीज़ का पता टूको को नहीं होता। टूको को लगता है कि उसका एक ही असिस्टेंट मरा है और दूसरा जिंदा है। मगर शाम को जब पुलिस वहाँ पे जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो दोनों असिस्टेंट है वो टूको के थे और इसीलिए उन्हें पहला शक जाता है टूको पे। इसीलिए जो पुलिस होती है वो उनकी मौत का जिम्मेदार टूको को समझती है और टूको के अड्डे पे छापा पड़वा देती है, जिससे कि टूको अपने अड्डे से भाग के निकल जाता है। ये जो खबर होती है वो वॉल्टर वाइट का ब्रदर इन लॉ यानी कि हॉक उसे फ़ोन करके बताता है कि इस तरीके से दो डेड बॉडी मिली है और दोनों ड्रग डीलर के लोग थे। ये सुन के जो वॉल्टर वाइट होता है और जेसी दोनों की हालत टाइट हो जाती है। उन्हें लगता है कि इन दोनों असिस्टेंट को जरूर टूको ने मारा है, जिससे कि उसका सीक्रेट पता ना चले। अब अगला नंबर हम दोनों का होगा क्योंकि हम भी वहाँ पे डीलिंग कर रहे थे, इसलिए टूको हमारी भी हत्या कर देगा आके, जिसके चलते ये दोनों डर जाते हैं और अपने घर को छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। शाम को हम देखते हैं कि जेसी वॉल्टर के घर पे जाता है तो वॉल्टर उसे पूछने के लिए जाता है कि तुम अभी इतनी रात को मेरे घर पे क्यों आए हो। तो वहाँ पे वो पिछली सीट पे देखता है कि टूको ने जेसी को गन पॉइंट पे रखा होता है और टूको अब चाहता है कि जेसी और वॉल्टर दोनों उसके साथ एक सीक्रेट जगह पे चले। तो ना चाहते हुए वॉल्टर को जेसी के साथ जाना पड़ता है टूको के साथ बैठ के। आगे हम देखते हैं कि जो टूको होता है वो जेसी और वॉल्टर दोनों को लेकर एक रेगिस्तान के अंदर जाता है अपने एक सीक्रेट घर की जगह पे, जहाँ पे ये दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। वहाँ पे टूको उसे बताता है कि पता नहीं पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी है। उसे शक होता है कि उसका जो दूसरा असिस्टेंट था जो कि डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए गया था, जरूर उसने पुलिस को मेरी जानकारी दी है, जिसके चलते पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तो यहाँ पे जो वॉल्टर वाइट और जेसी होते हैं दोनों को ये चीज़ समझ आ जाती है कि अभी टूको को ये बात की पता नहीं है कि दोनों असिस्टेंट मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो लोग इस चीज़ को सीक्रेट बना के रखते हैं, जिससे कि वो वहाँ से भाग के निकल सके। आगे हम देखते हैं कि टीवी में रिपोर्ट आ रही होती है कि दोनों की डेड बॉडी मिल चुकी है। तो जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो टीवी का चैनल बदल देते हैं। वॉल्टर इसलिए टीवी के चैनल को बदलता है जिससे कि टूको को इस बात का पता ना चले कि उसके दोनों लोग मारे जा चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि टूको खाना बनाता है जिसके अंदर जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो जहर मिला देते हैं, जिससे कि टूको वहाँ पे मारा जाए। मगर ये जो चीज़ होती है वो टूको के पिताजी देख लेते हैं और इसीलिए वो घंटी बजा बजा के उसे इशारा करते हैं कि खाना मत खाओ। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो जो बुढ़ा होता है वो खाने के प्लेट को फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि जो टूको होता है वो अपने पिताजी से पूछता है कि आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वो जो बुढ़ा होता है वो घंटी बजा बजा के उसे बताता है कि ये दोनों एक साजिश रच रहे हैं तुम्हें खत्म करने के लिए। ये चीज़ जो टूको होता है वो समझ जाता है और वो जेसी और वॉल्टर दोनों को गन पॉइंट के ऊपर ले लेता है, जहाँ पे जेसी और टूको की फाइट होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जेसी जमीन पे पड़ा हुआ एक पत्थर को पकड़ लेता है और उसे घुमा के सीधा टूको को बजा देता है। जिसके बाद जो जेसी होता है वो टूको की बंदूक छीन लेता है और उसे एक गोली मार देता है। हालांकि टूको पूरी तरीके से मरता नहीं है क्योंकि उसे केवल एक ही गोली लगी होती है और जो जेसी और वॉल्टर अंकल होते हैं वो दोनों उसे वहीं पे मरता हुआ छोड़ के वहां से भाग के चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पे टूको के जो पिताजी है वो अभी भी जिंदा है और वो जो बुढ़ा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस सीरीज में, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि वॉल्टर और जेसी कार चालू करने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर उन्हें चाबी नहीं मिलती क्योंकि जो टूको होता है टूको ने चाबी लेके कहीं रेगिस्तान में फेंक दी होती है। इसीलिए वो लोग कार को चालू नहीं कर पाते और वो पैदल ही वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। मगर आगे वॉल्टर और जेसी देखते हैं कि वहां पे वॉल्टर का जो ब्रदर इन लॉ होता है, DEA में एजेंट होता है, वो टूको से वहाँ पे मिलने के लिए आता है, वहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए, पूछताछ करने के लिए वहाँ पे आता है। मगर जो टूको होता है वो अभी भी थोड़ा जिंदा होता है क्योंकि उसे केवल एक ही गोली लगी थी, इसलिए वो एक ऑटोमेटिक राइफल लेता है और उस DE एजेंट के सामने गोलीबार शुरू कर देता है, जिसके सामने जो हॉक होता है वो भी गोलियां चलाता है और इस तरीके से यहाँ पे टूको की कहानी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से जेसी और वॉल्टर दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलते हैं। तो यहाँ से कहानी आगे चलती है।
आगे हम देखते हैं कि जेसी अपने मौसी के घर पे रह रहा होता है, क्योंकि मौसी तो मर चुकी थी और इसीलिए उनका घर खाली पड़ा था। तो जेसी वहाँ पे रह रहा होता है क्योंकि जेसी के माता पिता ने उसे अपने घर में से निकाल दिया होता है। मगर यहाँ पे होता ये है कि जेसी के माता पिता उसके मौसी के घर पे भी आ जाते हैं नकली चाबी लेके। तो जब वो घर खोल के देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जेसी बेसमेंट के अंदर ड्रग्स बना रहा होता है, जिसके चलते वो उसे मौसी का घर भी खाली करने को कहते हैं। जिसके बाद जेसी को ना चाहते हुए भी अपनी मौसी का घर खाली करना पड़ता है, क्योंकि उसके माता पिता कहते हैं कि अगर पुलिस को हमने बुला लिया तो पुलिस इस घर पे सील लगा देगी और इस घर को किसी के लायक नहीं छोड़ेगी, और इसलिए जेसी जो होता है उसे ना चाहते हुए भी उस घर को खाली करना पड़ता है। तो घर खाली करने के बाद जेसी अपने दोस्त के घर पे जाता है कुछ दिन रहने के लिए, मगर जो दोस्त की बीवी होती है वो जेसी को वहां से भगा देती है। तब जेसी बेचारा रास्ते पे भटकता है यहाँ वहाँ, मगर तभी जेसी को याद आता है कि उसकी जो पुरानी बस थी वो मैकेनिक के वहाँ रिपेयर होने के लिए रखी है। तो इसलिए वो वहाँ पे जाता है और चोरी करके अपनी बस को वहां से निकाल के भगा के ले जाता है, जिससे कि वो उस बस में कुछ दिन के लिए रह सके। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जेसी के पास ड्रग बेच के कुछ पैसे आ जाते हैं, तो उस पैसों से वो अपने लिए पहले तो किराए का घर लेता है, जहाँ पे वो फॉर्मेलिटी पूरी करके घर के कागजात वगैरह जमा करवा देता है। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि वॉल्टर वाइट की जो वाइफ होती है स्काइलर वाइट, वो पैसों की कमी के चलते अकाउंटेंट की जॉब ले लेती है अपनी पुरानी ऑफिस में पुराने बॉस के साथ ही। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब जो स्काइलर वाइट है वो भी जॉब करती है पैसों की कमी पूरी करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जेसी होता है वो अपने नए घर में रह रहा होता है, किराए के घर में, जहाँ पे वो मकान मालिक की बेटी के साथ आराम से रह रहा होता है और दिन भर उसके साथ मजे करता है। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीवी शो में एंट्री होती है सॉल गुडमैन की। ये एक वकील होता है जो कि वॉल्टर वाइट को लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका एक अलग से टीवी शो है जिसे आप जरूर देख सकते हैं, बेटर कॉल सॉल नाम से। तो अभी तक आप इतनी ही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मेन रोल में एक और भी कैरेक्टर है जिसका नाम है सॉल गुडमैन, जो कि वकील है वॉल्टर वाइट का। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जेसी अपने खाली भरे घर के अंदर एक गड्ढा मंगवाता है, जिसका उद्घाटन करने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेता है और ये दोनों पूरा दिन फिर से अंदर सेक्स करके उस गड्ढे का उद्घाटन कर देते हैं। जिसके बाद वॉल्टर अंकल जेसी को फोन करके कहते हैं कि अगर समाज सेवा हो गई हो तो काम पे चले क्या। तो जेसी और वॉल्टर दोनों बस लेके जाते हैं काम पे। जिसके बाद वॉल्टर और जेसी दोनों ड्रग्स बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर यहाँ पे गड़बड़ ये होती है कि जो जेसी होता है वो बस की चाबी को अंदर ही छोड़ देता है। तो 2 दिन तक बस चालू ही रहती है अंदर चाबी होने के कारण, जिसके चलते बस की बैटरी खत्म हो जाती है और ये लोग रेगिस्तान में फंस जाते हैं। इसको लेके जेसी और वॉल्टर दोनों के बीच में बहुत ही कहासुनी होती है और लड़ाई होती है। ये नहीं बजा था, इसलिए देखो मैंने चाबी तो घुमाई नहीं, इतना बेवकूफ मैं हूं नहीं, ठीक है। क्या तुमने सुना बजर को बजते हुए? ये बिल्कुल भंगार है ये गाड़ी। तुम पैदाइशी बेवकूफ हो या विरासत में ये सब मिला है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर के बल पटक दिया था तुम्हारे पैदा होते अरे ही? बजर नहीं बजा और तुम्ही ने मुझे चाबी इग्निशन में डालने पर मजबूर किया था, याद है तुम्हें? बात सही है तुम्हारी। रेगिस्तान में से निकलने के लिए ये लोग अपनी बस में से डीजल को निकालते हैं और उसे जनरेटर के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि जनरेटर को शुरू करके बिजली बनाई जा सके, जिससे कि बस शुरू हो जाए। इसे खींचो। हाँ खींच रहा हूँ। वाकई खींचो, लड़कियों की तरह नहीं। पता है क्या, ये खींचो। एक तो खींच रहा हूँ मैं से, ये थोड़ा गर्म। मगर होता यह है कि जब जनरेटर चालू किया जा रहा होता है तभी उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल गिर जाता है और उसके चलते जनरेटर पे आग लग जाती है। उस आग को बुझाने के लिए जो जेसी होता है वो पीने का पानी लेके उसके ऊपर डाल देता है, जिससे कि पीने का पानी भी बर्बाद हो जाता है और जनरेटर भी खराब हो जाता है। ये देख के वॉल्टर अंकल का दिमाग खराब हो जाता है कि जेसी इतनी गलती कैसे कर सकता है। जिसके बाद ये लोग अपने एक दोस्त को फ़ोन लगा के उसे वहाँ बुलाते हैं, मगर वो नहीं आ पाता अनजान जगह पे। तो जेसी और वॉल्टर पूरी रात अंधेरे में निकालते हैं ठंडी जगह पे। अगले दिन होता यह कि वॉल्टर अंकल जनरेटर को खोल देते हैं, जिससे कि वो उसे हाथों से घुमा के बिजली पैदा कर सके। मगर इस तरीके से बस चालू नहीं होती, वो केवल झटके खा रही होती, वो शुरू नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ वॉल्टर अंकल की तबीयत भी खराब हो रही होती है। आखिर में ये लोग बस के अंदर कुछ जो सामान होता है केमिकल वगैरह, उसे मिला के एक बैटरी बना देते हैं और इस तरीके से उस बस को चालू किया जाता है और इस तरीके से ये लोग रेगिस्तान में से बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर वॉल्टर अंकल को बताते हैं कि उनका जो लंग कैंसर है वो थोड़ा कम हो रहा है और आगे चल के वो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेसी की लाइफ बहुत ही बढ़िया जा रही होती है। वो पूरा दिन नशा करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करता है। लड़के को लगता है कि वो अपनी घर गृहस्थी को बसा लेगा, मगर उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी खुशी पे बहुत जल्दी एक ग्रहण लगने वाला है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जेसी का एक दोस्त ड्रग्स बेच रहा होता है, मगर कुछ जो लोकल ड्रग डीलर होते हैं वो एक बच्चे के हाथों उसका खून करवा देते हैं। ये सीन आप ध्यान में रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वॉल्टर अंकल होते हैं उसके डॉक्टर कहते हैं कि आपको $1.5 लाख अरेंज करने पड़ेगा आपकी सर्जरी करवाने के लिए। तो जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो समझ जाते हैं कि $1.5 लाख अगर जमा करने हैं तो उन्हें बहुत बड़ा माल बेचना पड़ेगा।
इसीलिए जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो अपने वकील से मिलते हैं, सॉल गुडमैन से, और उनसे कहते हैं कि मुझे किसी ऐसे बड़े ड्रग डीलर से मिलाओ जो कि बहुत बड़ा माल खरीद सके। तो जो सॉल गुडमैन होता है वो एक ड्रग डीलर से उसकी जान पहचान करवाता है जिसका नाम है गुस्टावो। ये जो गुस्टावो है ये बहुत ही खतरनाक आदमी होता है, मगर ये बहुत ही बड़े लेवल पे ड्रग डीलिंग करता है। तो जो वॉल्टर होता है वो $13 लाख की डील फाइनल करता है गुस्तावो के साथ, मगर जो गुस्तावो होता है वो उसे केवल 1 घंटे का टाइम देता है सामान लाने के लिए। तो जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो भागे भागे जाते हैं जेसी के घर पे, मगर जो जेसी होता है वो इस बार भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नशा करके पड़ा हुआ होता है। तो वॉल्टर अंकल उसे नींद में से जगाते हैं और पूछते हैं कि ड्रग्स कहाँ पे है, ड्रग्स कहाँ पे है। तो जेसी नशे में कहता है कि ड्रग्स किचन के अंदर है। तो जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो किचन में से सारा ड्रग लेके निकल जाते हैं और $13 लाख की डील करके वहां से निकल जाते हैं पैसे लेके। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि वॉल्टर को तुरंत ही मैसेज आता है कि उसकी बीवी ने बेटी को जन्म दे दिया है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाके अपनी बेटी को मिलता है और ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जेसी होता है उसे अचानक से नशा खत्म होकर होश आ जाता है। जब वो किचन में जाके देखता है तो वहां पे सारा ड्रग खत्म हो चुका होता है, जिसे देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत ही वॉल्टर को फोन करके कहता है कि ड्रग कहाँ गए, ड्रग कोई चोरी करके ले तो नहीं गया। तो जो वॉल्टर होते हैं उसे ज्यादा बताते नहीं है, मगर आखिर में जेसी को इस बात का पता चल जाता है कि जो वॉल्टर है उसी ने ड्रग लिए है, क्योंकि मोबाइल पे जो ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड हुए थे उसने ऑडियो मैसेज सुन लिए थे, जितने भी वॉइस मैसेज थे सारे सुन लिए थे। तो जो जेसी होता है वो वॉल्टर के पास जाता है, उसे कहता है कि 13 लाख की डीलिंग में लगभग 8 लाख तो तुम्हें मिले ही होगे, सारा टैक्स वगैरह खर्चा निकाल के। तो उस 8 लाख में से मुझे मेरे $4 लाख मुझे दो। मगर जो वॉल्टर होते वो कहते हैं कि तुमने इसमें किया ही क्या है, जो डीलिंग थी मैंने की, ड्रग मैंने बनाया, सब कुछ मैंने किया, तो फिर तुम्हें पैसे देने की जरूरत क्या है। तो जो जेसी होता है वो गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। कहानी यहाँ से आगे चलती है। आगे हम देखते हैं कि जेसी के जो होने वाले ससुर जी होते हैं वो जेसी और अपनी बेटी दोनों को पकड़ लेते हैं नशा करते हुए अपने घर के अंदर, जिसके बाद वो धमकी देते हैं कि अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ पे पुलिस को बुला लेता हूँ और जेसी को अंदर जेल में डलवा देता हूँ। जिसके बाद जो जेन होती है वो अपने पिताजी से कहती है कि प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन मत करिए, हम नशा मुक्ति केंद्र चले जाएगी, जिससे कि हमारा नशे लेने की आदत खत्म हो जाएगी। और ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेसी और जेन दोनों घर छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जो जेन होती है वो वॉल्टर को फ़ोन करके कहती है कि हमारे हिस्से के $4 लाख लौटा दो, अगर तुमने नहीं लौटाए तो हम सबको बता देंगे कि तुम ड्रग बनाते हो और तुम काला पैसा छाप रहे हो। जिसके बाद जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो $4 लाख लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं जेसी को देने के लिए। तो वो वहाँ से $4 लाख दे के चले जाते हैं। ये लोग $4 लाख तो ले लेते हैं। तो $4 लाख लेने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग $4 लाख लेके दुनिया भर में घूमेंगे और न्यूजीलैंड भी घूमने के लिए जाएंगे। मगर पैसे लेने के बाद जेसी और जेन दोनों फिर से नशा करते हैं और भंड होके सो जाते हैं कमरे के अंदर। कुछ समय के बाद वॉल्टर अंकल वापस वहाँ पे जाते हैं जेसी और जेन दोनों को समझाने के लिए कि प्लीज़ ऐसा मत करो। वहाँ पे वो देखते हैं कि जेसी और जेन दोनों ने इंजेक्शन लगा के नशा किया होता है और तभी होता यह है कि जेन की ओवरडोज के चलते मौत हो जाती है वॉल्टर अंकल के आंखों के सामने, और वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि जेन पहले ही मर चुकी थी वहाँ पे। अगले दिन जब जेसी जागता है तो वो हैरान हो जाता है। वो जेन को जिंदा करने का प्रयास करता है, मगर जेन पहले ही मर चुकी थी रात के समय में। जिसके बाद जेसी वॉल्टर अंकल को फ़ोन करता है। वॉल्टर अपने वकील सॉल गुडमैन को फ़ोन करके एक आदमी को वहाँ भिजवा देता है। तो वो जो आदमी होता है माइक, वो वहाँ से ड्रग का सारा सामान ले जाता है और सारे निशान खत्म कर देता है। माइक जो होता है वो सॉल गुडमैन के लिए काम करता है, उस वकील के लिए। जिसके बाद माइक जेसी को समझाता है कि जब पुलिस वाला आए तो उसे इस तरीके से बयान देना जिससे कि उन्हें शक नहीं होगा। जिसके बाद पुलिस वहाँ पे आती है और मेडिकल वाले भी आते हैं और वो जेन की बॉडी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से जेन की कहानी खत्म हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जेन के मर जाने के बाद जो जेसी होता है वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो अंधाधुंध नशा करने लगता है और वो नशीली गंजेरियों के बीच में रहने लगता है। तो वो जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो उसे ढूंढ के निकालते हैं और उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा देते हैं, जिससे कि उसकी नशा करने की आदत खत्म हो जाए। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो अपना ऑपरेशन करवा देते हैं। वो $1.5 लाख देते हैं और अपना ऑपरेशन करवा के अपना जो ट्यूमर होता है लंग कैंसर का, उस ट्यूमर को बाहर निकलवा देते हैं। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब डॉक्टर ने वॉल्टर अंकल को इंजेक्शन दिया होता है हेलुसिनेशन का, तब वॉल्टर अंकल गलती से कह देते हैं कि कौन सा वाला फ़ोन मुझे रखना है और कौन सा नहीं रखना। ये सुन के जो उनकी वाइफ होती है स्काइलर, उन्हें डाउट हो जाता है कि वॉल्टर के पास दो मोबाइल है, जिसके चलते उनका जो शक होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो ऑपरेशन हो जाने के बाद जो स्काइलर होती है वो वॉल्टर को 2 दिन का समय देती है और कहती है कि 2 दिन के लिए मैं अपनी बहन के घर पे जा रही हूँ, तब तक तुम अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक झूठा आदमी उसके साथ रहे जो कि उसे बिल्कुल नहीं बताता कि वो क्या कर रहा है आजकल। और इसी के साथ ये जो दूसरा सीजन होता है ये खत्म हो जाता है। तो मैं आगे तीसरा सीजन पे एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा।
और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा हो तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।